पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हमारे पास कोई भी प्रोसेस होगा जिसमें PV रेज टू पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, उसको हम बोल देते हैं ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अच्छा, इसी तरीके का एक और प्रोसेस हम देख चुके हैं, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इससे कंपेयर कर लेंगे। वैसे रिजल्ट निकालने के लिए आप कैलकुलस का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, अभी टाइम हमारे पास कम है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सारी चीज़ें देख लेते हैं, 3 चीज़ें देखनी है। सबसे आसान है हमारे पास डेल्टा U। डेल्टा U की जो वैल्यू होती है, वो प्रोसेस कोई भी हो, डेल्टा U की वैल्यू हमेशा होती है NCV डेल्टा T। तो अब वो यहाँ भी यही रहेगी, यहाँ भी सेम रहने वाली है। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखी थी कि CV की वैल्यू कितनी होती है, F/2R। तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। अब जैसे ही यहाँ पर NR डेल्टा T आता है तो हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो आप लिख सकते हो NR डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ PV। तो इसी को आप लिख सकते हो F/2 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। इस तरीके से भी आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पता कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपोनेंट और F के बीच में एक रिलेशन होता है। हमें क्या पता है, गामा इज इक्वल टू 1+2/F होता है, या फिर आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू 2/गामा-1 होता है। यहाँ पर F की वैल्यू आप इस तरीके से रख दोगे तो हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू अगेन आ जाती है। डेल्टा U इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा-1, और इसी को आप लिख सकते हो NR डेल्टा T अपॉन गामा-1। अभी बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, यहाँ पर PV रेज टू पावर x कांस्टेंट है, यहाँ पर PV रेज टू पावर गामा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर गामा की वैल्यू आई है। तो देखो, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये हर प्रोसेस में सेम होती है। हर एक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का यही फॉर्मूला होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। चीज़ें जो चेंज होने लग जाती हैं वो अब चेंज होंगी। अब हमें पता करना है वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू होती है इंटीग्रल ऑफ P डॉट dV। वर्क डन यहाँ पर भी होगा इंटीग्रल ऑफ P डॉट dV। अब इस इक्वेशन को आप क्लब कर दो PV रेज टू पावर गामा की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट रखते हैं वहाँ से, PV इज इक्वल टू NRT से, तो आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। यहाँ पर PV रेज टू पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट थी, इसलिए यहाँ पर गामा आता है। अब यहाँ पर भी सेम इंटीग्रल यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली PV रेज टू पावर x कांस्टेंट है, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाती है वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर देखो गामा ही था, यहाँ पर x होगा, तो बेसिकली आप इसको भूल जाओ, ये सब तो मत ही करना। डेल्टा U की वैल्यू तो आप इस तरीके से याद रखो, हमेशा यही होती है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर NR डेल्टा T है, देखो तो इसी को आप रीअरेंज कर सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस x। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला ये है। यही दो बस आपको पता होने चाहिए। ठीक, फिर तीसरी चीज़ जो हमें पता करनी है वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा Q की वैल्यू क्या होगी। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा Q की वैल्यू 0 होती है बाय डेफिनेशन, लेकिन PV रेज टू पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हीट की वैल्यू 0 आए। हीट इनफैक्ट सिर्फ इस वाले में 0 आती है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू रहेगी तो हीट कुछ ना कुछ लेनी या देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भी हीट आएगी उसको हम पहली बात तो लिख देंगे N इंटू सी इंटू डेल्टा T। क्योंकि प्रोसेस PV रेज टू पावर x है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक x लगा दूंगा, और मुझे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है अब वो यहाँ से पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, देखो डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। देखो जल्दी जल्दी लिखना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे NCX डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू कितनी होती है, NCV डेल्टा T, ऑलवेज NCV डेल्टा T प्लस वर्क डन। अभी हमने यहाँ पर इंटीग्रल हमने किया नहीं कैलकुलस, लेकिन आता उससे यही, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है। देखो क्या है वो, N से N सारे कट जाएंगे, सारे N इस तरीके से कट गए,
सारे डेल्टा टी भी हमारे पास कट गए, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है सी एक्स इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमारे पास सी एक्स की वैल्यू ये निकल के आती है। अभी देख लेंगे अलग अलग प्रोसेस में एक्स के अलग अलग वैल्यू रख करके वेरीफाई कर लेंगे हमने पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं उससे ये मैच करता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर बस एक और प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो वर्क डन में देखो कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते ही ये हो जाता है हमारे पास 0, और यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 रखो, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा टी की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये दोनों 0/0 हो जाते हैं और हमारे पास फिर ये गड़बड़ हो जाती है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास फॉर्मूला अलग होता है, तो वो भी हम यहाँ पर चुपके से लिख देंगे। x इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर 1 है तो इट बिकम्स आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के केस में वर्क डन की वैल्यू आती है nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। ये एक और चीज़ थी जो हमें देखनी होती है। बस यही कुछ चीज़ें, किसी भी प्रोसेस में डेल्टा यू विल ऑलवेज बी एनसीवी डेल्टा टी एनसीवी डेल्टा टी। वर्क डन विल बी एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। हमारे एडियाबेटिक में एक्स की वैल्यू गामा होती है तो ये बन जाता है। डेल्टा क्यू एडियाबेटिक में 0 होता है, पॉलीट्रोपिक में उसकी वैल्यू हो जाएगी एन सी एक्स डेल्टा टी। सी एक्स क्या है, सी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। इस तरीके से सारे के सारे आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस के सवाल सॉल्व कर सकते हो। A monoatomic gas performs a work of Q/4, where Q is the heat supplied to it. The molar heat capacity of the gas will be. तो पहली बात तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा होगा, हमारे पास कुछ PV रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का हमारे पास कुछ फंक्शन आने वाला है। हमें क्या पता करना है, सी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो होती है सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या मुझे x पता है, यहाँ पर देख करके नहीं पता चल रहा, तो इस रूट से जाकर के मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, अगर मुझे पता चल जाए कि मैंने Q अमाउंट की हीट दी है, उससे मेरा डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ हमारी बाई डेफिनेशन डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, और जो भी प्रोसेस है आपका सी एक्स है तो सी एक्स। ठीक है, मुझे Q पता है, ठीक है, Q अमाउंट मैंने हीट दी थी, मुझे डेल्टा टी नहीं पता और एन भी नहीं पता, तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लॉ का यूज लेना पड़ेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, क्या, अगर हमने क्यू हीट सप्लाई करी है तो उससे हमारे पास जो वर्क डन हो जाता है वो होता है Q/4। इसका मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो होगा 3Q/4, करेक्ट। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है उसको हम हमेशा लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी के हिसाब से। देखो n और डेल्टा टी यहाँ पे वही दो तो मिसिंग थे, तो वो हमें पता चल जाएंगे। अब सवाल बहुत आसान हो गया, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 2R। कैसे आया देखो, अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि ये जो एन सी वी डेल्टा टी, जो कि हमेशा हमारी डेल्टा यू की वैल्यू होती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है 3Q डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ से सी एक्स पता करने में मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एन और डेल्टा टी ही था, तो मुझे यहाँ से मिल जाता है एन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आती है, एन डेल्टा टी इज इक्वल टू 3Q अपॉन 4 टाइम्स सी वी। ठीक, अब यहाँ से मैं सी एक्स की वैल्यू पता कर सकता हूँ, सी एक्स इज इक्वल टू, हमने जो हीट सप्लाई करी थी उसके मैग्नीट्यूड कितना था, Q के बराबर, तो Q डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू Q की वैल्यू तो Q के बराबर ही है, एन डेल्टा टी की वैल्यू आ चुकी है 3Q अपॉन 4 CV, है ना। यहाँ पर देखोगे Q से Q कट जाएगा और हमारे पास सी एक्स की वैल्यू आ जाती है 4/3 टाइम्स CV। तो यही हमारा आंसर है, लेकिन हमें अब CV नहीं पता। CV कैसे पता करोगे, मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है F/2 टाइम्स R। मोनो एटॉमिक है तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2R, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगी। इसकी वैल्यू हो जाती है 4/3 इंटू 3/2R विच इज इक्वल टू 2R, और यहाँ पर 2 विल बिकम R करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल ये सवाल था।
हमारे पास कोई भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास पीवी रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे केस में हमने देखा था कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, वो क्या होती है, CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो फील करने की कोशिश करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास सी एक्स की वैल्यू क्या आती है। अच्छा एक बात बताओ, ये सी एक्स होता क्या है? मान लो मैं किसी भी गैस को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दूं, उसके कारण उसका कुछ टेम्परेचर चेंज होता है, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी एक्स डेल्टा टी। इस तरीके से हम चीज़ें लिखते हैं। यहाँ से सी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, है ना। ये चीज़ हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस तरीके से आती है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, अलग अलग केसेस बनाएंगे। सबसे पहले मैं रख देता हूँ एक्स की वैल्यू 0। जैसे ही यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, बताओ ये कौन सा प्रोसेस बन गया, ये तो हो जाएगा 1 के बराबर, यानी प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो ये बन जाता है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास सी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 रख दो तो ये क्या आ जाता है, सी वी प्लस आर। तो हमारे पास सी एक्स की वैल्यू आ जाती है सी वी प्लस आर। और हम ये पहले भी देख चुके हैं कि इसी की वैल्यू होती है सीपी के बराबर, यही तो होता है हमारा मेयर्स रिलेशन। तो ये चीज़ जो थी हमारे पास, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है, आइसोबैरिक में तो काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस पे हम चलेंगे। एक्स की वैल्यू अब मैं रख देता हूँ 1। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई, इसका मतलब ये बन गया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑलराइट, अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस बन गया। सी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, सी एक्स की वैल्यू आ जाती है सी वी प्लस आर अपॉन 0। तो बेसिकली ये नॉट डिफाइन हो गया, या फिर आप इसको बोल दो कि ये इनफाइनाइट आ गई, है ना। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, सी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई का मतलब क्या है। सी एक्स की वैल्यू आती है कि हम इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, फिर भी टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होता। और आइसोथर्मल में तो हम देखते हैं डेल्टा टी तो 0 आ जाता है आइसोथर्मल में, करेक्ट। तो सी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होनी भी चाहिए या फिर नॉट डिफाइंड होनी चाहिए, है ना। तो दिस बिकम्स नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं हीट नहीं दे सकता, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं हीट देता हूँ, इक्वल अमाउंट का वो वर्क कर देती है, लेकिन उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। डेल्टा टी की वैल्यू वहाँ पर 0 आती है, तो हम लिख देंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं रख दूंगा गामा के बराबर। गामा के बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, ये बन गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन होती है कि भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखो सी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ से हमने देखा था सी एक्स की वैल्यू हो जाती है 0 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब सी एक्स मस्ट बी 0, सी एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे, देखो फील करने की कोशिश करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में मैं हीट ही नहीं देता, फिर भी अगर उसको कंप्रेस या एक्सपैंड करता हूँ तो वो खुद की इंटरनल एनर्जी कम या ज़्यादा करके कुछ वर्क कर देती है, तो उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। बिना हीट दिए ही किसी का टेम्परेचर बदल गया, फील करो, बिना हीट दिए ही किसी का टेम्परेचर बदल गया, ना इसकी हीट कैपेसिटी 0 है ना। थोड़ी सी हीट देते ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बेसिकली बिना हीट दिए ही टेम्परेचर चेंज हो गया। यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है, पर इसको हम फिर भी इस फॉर्मूले में रखते हैं। अगर यहाँ पर मैं रख दूं, है ना, सी एक्स की वैल्यू, सी गामा की जो वैल्यू है वो आ जाती है सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, अच्छा सी वी क्या होता था, सी वी होता था हमारे पास एफ बाय 2 टाइम्स आर। और गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा होता है हमारा 1 प्लस 2 अपॉन एफ। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस आर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एफ। तो आप बेसिकली देखोगे ये -1 से -1 कट जाते हैं और इसकी वैल्यू एक्चुअली 0 आ जाती है, दोनों की मिलाकर के वैल्यू 0 हो जाती है। इस फॉर्मूले के थ्रू भी हमें दिख जाता है कि सी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये यहाँ भी काम करेगा। फिर मेरे पास एक लास्ट केस और बचता है, अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीवी रेज टू पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको देखने का तरीका हमें दूसरा करना पड़ेगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, p की पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम उसको इस तरीके से देखते हैं, और 1 अपॉन इनफाइनाइट बेसिकली ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये p की पावर 0 यानी कि 1 हो जाता है।
इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, तो इसी को हम बोल सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आपको ये समझना है, ये पी की पावर ये बन जाता है हमारा 1 के बराबर। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, Cx की वैल्यू होनी चाहिए, Cx मस्ट बी इक्वल टू Cv। इस फॉर्मूले में रख के देख लो भाई, अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें तो Cx की वैल्यू Cv के बराबर आ रही है, और ये तो एकदम सही है। तो यहाँ भी ये चीज़ काम कर रही है। तो अगर इसी पॉलीटॉपिक प्रोसेस में x की अलग अलग वैल्यूज रखोगे, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक, हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े थे सब आ जाते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला काम करता है, बस हम यहाँ पर ये चीज़ चेक करना चाहते थे। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करने वाले हैं। हमारे पास ये एक पीवी ग्राफ है और हम कहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास लेट्स से पीवी रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो, और यहाँ पर देखो हमारे पास जो Cx की वैल्यू निकल के आई थी, Cx की वैल्यू कितनी आई थी, Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ, x की वैल्यू 0 रख दो तो बन जाता है हमारे पास p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। यहाँ पर ये वाला हमारा वो ग्राफ आ जाएगा, इसको अलग अलग कलर से बनाएंगे हम। ये आ जाता है हमारे पास p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, x की वैल्यू आप रख दो 1 के बराबर, x इज इक्वल टू 1, वो बन जाता है हमारे पास टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वो जो ग्राफ आने वाला है हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कौन सा आ गया, आइसोथर्मल। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू गामा के बराबर रख दो, तो यहाँ पर q इज इक्वल टू 0 आ जाता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का ग्राफ बन जाता है कुछ और ज़्यादा स्टीप। यहाँ पर x इज इक्वल टू गामा है, दिस इज एडियाबेटिक। अच्छा, और फिर x की वैल्यू रख दो अगर इनफाइनाइट, तो वो बन जाता है हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसका ग्राफ आता है कुछ इस तरीके का। ये है हमारे पास x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पीवी रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में x की वैल्यू अगर मैं 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक लेके जाता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से ग्राफ आता है। क्या x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट ही हो सकती है, क्या वो वैल्यू -1 नहीं हो सकती, हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे कोई ग्राफ मेरे पास अगर मान लो ऐसे कुछ आता है लेट से, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू नेगेटिव है, तो x इज लेस देन 0, इस तरीके की बात मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाएगी, x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ आ जाएंगे, फिर x की वैल्यू +इन्फिनिटी आएगी, तो हमारे पास इस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा और इधर सरकाएंगे, हमें थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूँ, ये हमारा आइसोथर्मल है, इसमें हमने क्या देखा था, हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है ना। इस वाले प्रोसेस में आप क्या बोल सकते हो, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ से अगर मैं आगे जाता हूँ तो मेरे पास टेम्परेचर यस बढ़ता है। देखो अलग अलग आइसोथर्म यहाँ पे इस तरीके से बनाओगे, इनिशियल टेम्परेचर कम था, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा था। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी इज पॉजिटिव। सिमिलरली इससे नीचे वाले जितने भी ग्राफ होते हैं इन सभी में मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टी की वैल्यू कम है ना। इसमें मैं बोल दूंगा डेल्टा टी इज लेस देन 0। आप फील भी कर सकते हो, यहाँ से नीचे आ रहे हो, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर कम होता जा रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हुआ होगा। ठीक, अब हम हीट के बारे में बात करना चाहेंगे। मुझे बता सकते हो यहाँ पर मैं लिख दूं डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, तो क्या मैंने कुछ गलत किया। ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज ही नहीं करी जाती है, हीट 0 होती है वहां पर। इस केस में कोई भी हीट गिवन नहीं होती है। ऑलराइट, बाकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो, क्या इस प्रोसेस में मुझे कुछ हीट देनी पड़ती है। यहाँ पर देखो Q डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर मैं यहाँ से इधर आता हूँ तो मेरा वर्क डन भी पॉजिटिव होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, मोर देन 0। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख पाओगे डेल्टा क्यू की वैल्यू इस केस में नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एक स्पेशल रेंज आ जाती है। अगर मैं इसके इधर आ जाता हूँ तो हमारा डेल्टा टी भी नेगेटिव है, डेल्टा क्यू भी नेगेटिव है। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं तो हमारा डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा टी भी पॉजिटिव है।
और हमारे पास एक चीज़ होती है, इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी एक्स डेल्टा टी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन टाइम्स डेल्टा टी। ठीक, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ये पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो सी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। बताओ कौन सा वाला रीजन होगा वो। देखो, इसके बीच में अगर हमारे पास कोई ग्राफ आता है, लेट्स से यहाँ पर, इस केस में मैं देखता हूं क्योंकि मैं इस लाइन से नीचे हूं तो डेल्टा टी की वैल्यू तो लेस देन 0 होगी, लेकिन मैं इससे ऊपर हूं तो डेल्टा क्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास एक रीजन आ जाता है, उस रीजन को मैं अब हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारे पास वो रीजन है। इन दिस रीजन हम लिख सकते हैं हमारे पास डेल्टा टी इज लेस देन 0, डेल्टा क्यू इज मोर देन 0। अब वो प्रोसेस ऐसा है कि मैं उसको हीट दे रहा हूँ फिर भी टेम्परेचर कम होता जा रहा है। सोच के अजीब नहीं लग रहा, हीट दे रहा हूँ फिर भी प्रोसेस में टेम्परेचर कम हो जा रहा है। तो ऐसा होता क्यों है, जो मैं हीट देता हूँ उससे ज़्यादा वो गैस वर्क कर देती है, उससे ज़्यादा वो गैस वर्क कर देती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लिख देंगे सी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताओ भाई कहाँ पर सी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये हो भी सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू तो यहाँ पर ज़रूर होगी जिसके कारण ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। उसको आप कैसे पता कर सकते हो, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, देखो ग्राफ में ही दिख रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू गामा है, यहाँ 0 थी, यहाँ x की वैल्यू इनफाइनाइट है। ऐसे में आता जा रहा हूँ तो x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और गामा से छोटी है तो उस केस में हमें सी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो उसकी कंडीशन हमारे पास आ जाती है x मस्ट बी लेस देन गामा मस्ट बी मोर देन 1। तो हमारे पास सी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है, आप इसको याद कर सकते हो। The value of V of 1 mole of monatomic gas changes with temperature T according to the relation V is equal to kT की power 2/3. The work done when temperature changes by 90 Kelvin will be x times R. The value of x is, बहुत ही सवाल, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। हमें डेल्टा टी डायरेक्टली दे दिया, हमें 1 मोल है तो एन भी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू के टी की पावर 2/3। तो हमें x भी दे दिया, x की वैल्यू कितनी है 2/3, वहीं हो जाएगी गलती। ये x नहीं है, x कब होता है, पीवी रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में। तो यहाँ पर अभी ये पीवी रेस्ट टू पावर x में नहीं है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये लाने के लिए आप पीवी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन का यूज करोगे, इनमें अलग अलग चीज़ों को रिप्लेस करके आप इसमें ला सकते हो। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर है 60। कैसे आया देखो, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें इसको रिड्यूस करना है पीवी रेस टू पावर एक्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो आ रहा है, टेम्परेचर मुझे नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर को मुझे रिप्लेस कर देना चाहिए। और टेम्परेचर को रिप्लेस करूंगा पर उसकी पहले से कुछ पावर चढ़ी है, तो पावर को दूसरी तरफ ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम की पावर 3/2 इज इक्वल टू, अभी कॉन्स्टेंट कुछ चेंज हो जाएगा, जो भी चेंज हुआ, टाइम्स यहाँ पर होगा टी। अच्छा, अब मुझे टी को एलिमिनेट करना है, तो के डैश को के डैश रहने दो। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से मैं क्या लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर। अगेन ये यहाँ पर जो भी है ये के कांस्टेंट हट जाएंगे यहाँ से, सब मतलब एक कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ से मुझे पता चलता है पी वी की पावर, देखो पी वी की पावर यहाँ पर 1 है और ये v की पावर 3/2 उस तरफ है, तो ये जब इस तरफ आएगा तो वो कितना हो जाएगा, -3/2। 1 - 3/2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो हमें यहाँ तक लाना था। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाता है, विच इज इक्वल टू पीवी की पावर -0.5। अब ये हमारा x है, इस x को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो वर्क डन की वैल्यू आती है, n की वैल्यू है 1, r की जगह r रखना है, डेल्टा t की वैल्यू है 90 केल्विन के बराबर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है, माइनस का हाफ, यहाँ पर आप लिखो माइनस का 0.5, इस तरीके से इसकी वैल्यू जाती है 90r डिवाइडेड बाय 1 + 0.5 यानी 3/2।
इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 60R एंड 60 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। हमें अलग अलग तरीके से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लिख दिया जाएगा, उसको हमें रिड्यूस करना होगा हमारी जानी पहचानी फॉर्म पीवी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसके हिसाब से हमने ये सारे के सारे फॉर्मूले बनाए हुए हैं। तो आपको हमेशा कन्वर्ट करना चाहिए। ये जो वीडियो आपने देखा ये एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे सिर्फ 40 क्लासेस में 2-2 घंटे की हमने कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। कलरफुल ग्राफिक्स हैं ताकि सब कुछ आपके दिमाग में सीधे घुस जाए और आप अच्छे मार्क्स ला पाओ जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो। तो आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में आप कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर उसको चेकआउट करना और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे जल्दी।